की हल्की धूप जिमिन के कमरे के पार्डन को चीरकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उससे उसकी नींद में कोई खलल नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो और सिकुड़कर अपने ब्लैंकेट के नीचे घुस गया। जिमिन, अब उठ भी जा, और कितना सोएगा? मिसेस पार्क की आवाज आई। मॉम, बस 5 मिनट और। नींद में डूबे हुए जिमिन ने कहा, तेरे 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते। तेरे डैड तुझसे बेहतर हैं, जो टाइम पर उठ जाते हैं। मिस्टर पार्क हंसते हुए कमरे में आए। अरे, मेरा बेटा एक आर्टिस्ट है। रात भर स्केच बनाता रहा, इसीलिए उठने में देर हो गई। है ना बेटा? जिमिन ने ब्लैंकेट के अंदर से सर निकालकर कहा, सिर्फ डैड ही मुझे समझते हैं। मिसेस पार्क ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, हो गया, बाप बेटे का प्यार। घड़ी देखी है कितने बजे हैं? 8:30। आज फिर तेरे बॉस की डांट खानी पड़ेगी। 8:30। ये सुनते ही जिमिन की नींद उड़ गई। वो लपककर बेड से नीचे उतरा। उसका बॉस मिस्टर मिन यूंगी, जिसे ऑफिस में सब पीठ पीछे आइस प्रिंस या चलता फिरता ज्वालामुखी कहते थे, टाइम के मामले में वो जरा भी छूट नहीं देते थे। जिमिन किसी तरह वॉशरूम में फ्रेश होकर बाहर निकला। मिसेस पार्क ने कहा, अरे ब्रेकफास्ट तो करके जा। नहीं मॉम, आज बिल्कुल टाइम नहीं है। वो खड़ूस इंसान आज मुझे मार ही डालेगा। मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा, कहते हुए जिमिन अपने जूते पहनने लगा। मिन कॉर्पोरेशन में ऑफिस का माहौल हमेशा सहमा हुआ रहता था, जिसकी एक ही वजह थी सीईओ मिन यूंगी। जिमिन सांस रोके हुए अपने डेस्क की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी एक ठंडी आवाज ने उसे रोक दिया। मिस्टर पार्क, जिमिन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे से पीछे मापे छोटी ऊन की मात्रा और कलर देखा। ब्लैक सूट में यूंगी कमाल लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। ऑफिस आने का टाइम क्या है? सर, आई एम सॉरी, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था। पूरे आधे घंटे लेट हो। जिमिन, तुम अच्छी तरह जानते हो, मुझे टाइम मिस करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। यूंगी ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, क्या तुम्हारे लिए ऑफिस अपने रूल्स बदल देगा? आसपास के डेस्क पर बैठे कुछ लोग तिरछी नजर से उन्हें देख रहे थे। जिमिन का ऑफिस में एक ही दोस्त था, होजोक। उसने इशारे से उसे शांत रहने को कहा। यूंगी ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, रात भर पार्टी करोगे तो ऐसा ही होगा। तुम्हारी जनरेशन के लड़कों का काम पर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन सर, मैं पार्टी नहीं कर रहा था, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कहते कहते रुक गया। यूंगी ने उसकी तरफ एक नजर देखा और कहा, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन अगर उसका असर मेरे काम पर पड़ा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सजा के तौर पर आज की सारी पेंडिंग फाइल्स तुम खत्म करके ही घर जाओगे। फाइल्स आज रात तक मेरी टेबल पर होनी चाहिए। ये कहकर यूंगी अपने केबिन में चला गया। जिमिन ने एक लंबी सांस ली और अपने डेस्क पर बैठ गया। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। होजोक उसके पास आकर धीरे से बोला, टेंशन मत ले, बॉस का तो ये रोज का ड्रामा है। जिमिन ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये आदमी इतना खड़ूस क्यों है, लेकिन देखने में इतना हैंडसम क्यों है? रात के लगभग 10 बज रहे थे। पूरा ऑफिस खाली था, सिर्फ जिमिन अकेले बैठा काम कर रहा था। उसकी आंखें नींद से बंद हुई जा रही थी। दिन भर की थकान और बॉस की डांट के बाद वो बहुत थक गया था। फाइल्स के ढेर को देखकर उसे रोना आ रहा था। वो कब काम करते करते डेस्क पर सर रखकर सो गया, उसे खुद नहीं पता चला। यूंगी अपने कैबिन से घर जाने के लिए निकल रहा था। अचानक उसकी नजर जिमिन के डेस्क पर पड़ी। लाइट जलती देखकर वो हैरान हुआ और आगे बढ़ा। उसने देखा, जिमिन फाइल्स के ढेर के बीच सर रखे गहरी नींद में सोया हुआ है। उसके नर्म गालों पर कुछ बाल आ गए थे। नींद में उसके होंठ हल्के से खुले हुए थे। ये पहली बार था जब यूंगी ने जिमिन को इतने करीब से देखा था। लड़के के चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी, जो उसे इस गुस्से वाली दुनिया से अलग करती थी। यूंगी हमेशा जिमिन के लेट आने और गलतियों से चिढ़ता था, लेकिन आज ये थका हुआ और बेबस चेहरा देखकर उसका दिल पिघल सा गया। उसने अनजाने में ही अपना महंगा ब्लेजर उतारा और जिमिन के कंधों पर आहिस्ता से डाल दिया, ताकि उसे ठंड न लगे। फिर उसने डेस्क से एक ठंडी कॉफी का कप उठाया और उसके पास रख दिया और एक स्टिकी नोट पर कुछ लिखा, काम खत्म करके घर जाना और कल लेट मत आना। यूंगी एक पल भी वहाँ नहीं रुका, चुपचाप ऑफिस से निकल गया, लेकिन उसके दिमाग में जिमिन का वो शांत सोता हुआ चेहरा बस गया था। अचानक ठंड लगने से जिमिन की नींद टूट गई। उसने देखा कि उसके कंधे पर एक भारी ब्लेजर है। ब्लेजर से एक जानी पहचानी परफ्यूम की हल्की महक आ रही थी। ये तो मिस्टर मिन का है। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा, कोई नहीं था। फिर उसकी नजर कॉफी कप और उस पर लगे पीले स्टिकी नोट पर पड़ी।
नोट खोला। लिखा हुआ पढ़ते ही उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। जो इंसान दिन में उसे इतना डांट रहा था, वही इंसान रात में उसके लिए इतना सोच रहा था। जमीन के गाल फिर से लाल हो गए। ये एहसास क्या था, वो समझ नहीं पा रहा था। अगले कुछ दिन ऑफिस अजीब तरह से शांत था। यूंगी ने जमीन को डांटा नहीं, लेकिन उसकी ठंडी नजर और गंभीर चेहरा और बढ़ गया था। जमीन अपने काम में लगा रहता, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि एक जोड़ी आंखें अक्सर उस पर नजर रखती हैं। उसी दिन सुबह यूंगी के ऑफिस पहुंचने से पहले उसकी मॉम मिसेस मिन का फोन आया। यूंगी, तुम भूल गए हो क्या कि आज डिनर हमारे घर पर है? मॉम, मुझे बहुत काम है। कोई काम नहीं, आज तुम्हें पाक फैमिली की बेटी से मिलना है। लड़की सुंदर है, अच्छे परिवार से है। मैं चाहती हूँ इसी साल तुम शादी कर लो, मिसेस मिन ने सख्त लहजे में कहा। यूंगी ने एक गहरी सांस ली। मॉम, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं शादी नहीं करूँगा। शादी नहीं करोगे मतलब? तुम्हारे डैड ने यह इतना बड़ा एम्पायर किसके लिए बनाया है? हमारे वंश का एक वारिस नहीं चाहिए? तुम्हारी उम्र हो रही है यूंगी, कब तक अकेले रहोगे? मॉम प्लीज। कोई प्लीज नहीं, आज रात तुम आ रही हो, बस। कहकर मिसेस मिन ने फोन काट दिया। यूंगी ने आंखें बंद करके चेयर पर सर टिका दिया। वारिस, वंश का चिराग, ये शब्द उसकी जिंदगी को मुश्किल बना रहे थे। दोपहर में ऑफिस में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। होजोक अपने 6 महीने के भांजे को ऑफिस लाने पर मजबूर हो गया था। बच्चा किसी की तरह चुप नहीं हो रहा था। जमीन अपने डेस्क से उठकर आया। क्या हुआ? इतना क्यों रो रहा है? पता नहीं, सुबह से ही मूड खराब है इसका, होजोक ने लाचारी से कहा। जमीन ने धीरे से बच्चे को गोद में लिया। ओ मेरे बच्चे, क्या हुआ मेरे सोना को? भूख लगी है? उसने बच्चे से नरम आवाज में बात करना शुरू किया और उसकी पीठ हल्के हल्के थपथपाने लगा। हैरानी की बात थी, बच्चे का रोना धीरे धीरे कम हो गया और वो जमीन के कंधे पर सर रखकर शांत हो गया। पूरा ऑफिस ये सीन देख रहा था। होजोक ने कहा, वाह, तेरे हाथों में तो जादू है। जमीन ने हंसकर कहा, बच्चे प्यार समझते हैं। ये पूरा वाकया अपने कैबिन की कांच की दीवार के पीछे से मिन यूंगी देख रहा था। वो देख रहा था कि जमीन कितनी आसानी से बच्चे को संभाल रहा है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जो यूंगी ने पहले कभी नहीं देखी थी। बच्चे को देखते हुए जमीन की आंखों में जो ममता थी, उसने यूंगी के दिल को हिला दिया। उसकी मॉम की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। वारिस, पहली बार उसे लगा, वारिस का मतलब सिर्फ वंश का नाम आगे बढ़ाना नहीं, उसके साथ स्नेह, प्यार और एक परिवार की तस्वीर भी जुड़ी होती है। और उस तस्वीर में जमीन जैसा कोई। ये ख्याल आते ही यूंगी ने खुद को संभाला। यह वो क्या सोच रहा है? शाम को यूंगी ने जमीन को अपने कैबिन में बुलाया। मिस्टर पार्क, क्या तुम्हारा आज का आउटफिट ऑफिस के लिए सूटेबल है? यूंगी ने सीधा पूछा। जमीन हैरान होकर अपने कपड़ों की तरफ देखने लगा। उसने एक हल्की पीली शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। सर, कोई प्रॉब्लम? ऑफिस में डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। इस तरह के कैजुअल कपड़े पहनकर यहाँ आना अलाउड नहीं है। ये कोई आर्ट गैलरी नहीं है, ये मिन कॉर्पोरेशन है। जमीन को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, लेकिन सर, मैंने कोई खराब कपड़े तो नहीं पहने। जो मैं कह रहा हूँ, वही फाइनल है। मेरे कैबिन के वॉशरूम में जाओ, वहाँ एक शर्ट रखी है, वो पहन कर आओ। जमीन हैरान नहीं गया। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा। अंदर एक साफ सफेद फॉर्मल शर्ट रखी हुई थी। शर्ट पहनते ही उसे एहसास हुआ कि यह यूंगी की अपनी शर्ट है। शर्ट से वही जानी पहचानी परफ्यूम की महक आ रही थी। जब जमीन शर्ट बदलकर बाहर आया, यूंगी एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। सफेद शर्ट में जमीन बहुत खूबसूरत लग रहा था। यूंगी ने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली, जैसे चोरी करते पकड़ा गया हो। अब ठीक है, जाओ, अपने काम पर ध्यान दो, उसने कंप्यूटर की तरफ देखते हुए कहा। जमीन बिना कुछ कहे बाहर चला गया। उसके मन में चल रहा था, यह आदमी एक अजीब रहस्य है। कभी बर्फ तो कभी आग। उसी रात जमीन के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो, दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई। जमीन, मैं मिन यूंगी। जमीन चौंक गया। सर, आप, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ। आधे घंटे के अंदर यहाँ आ जाओ। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन सर, अभी बहुत रात हो चुकी है। ये रिक्वेस्ट नहीं है, जमीन, ये ऑर्डर है। कहकर यूंगी ने फोन काट दिया। जमीन डर और उत्सुकता के मिले जुले एहसास के साथ टैक्सी बुलाकर यूंगी के दिए हुए एड्रेस पर चल पड़ा। जगह शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट का एक प्राइवेट लाउंज था। पूरी जगह खाली थी,
चाहिए, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। जिमिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। सर, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? यूंगी कुछ सेकंड चुप रहा और फिर सीधा जिमिन की आंखों में देखा। मैं चाहता हूँ तुम मेरे बच्चे के पेरेंट्स बनो। ये सुनते ही जिमिन की दुनिया रुक गई। क्या क्या कह रही हैं आप? ये कैसे पॉसिबल है? मैं सर्विसी के जरिए बच्चे का इंतजाम करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा तुम्हारे हाथों में बड़ा हो। मैं तुम्हें पैसा, इज्जत, सिक्योरिटी सब कुछ दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें बस एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा, मेरे बच्चे के लीगल गार्डियन के तौर पर। सीधे शब्दों में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। जिमिन सुन्न होकर बैठा रहा। उसने कुर्सी से उठते हुए कहा, उसकी आंखों में आंसू थे। आपने मुझे समझ क्या रखा है, सर? मैं बिकने के लिए यहाँ नहीं आया। आप अपने पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। ये कहकर जिमिन तेजी से लाउंज से बाहर चला गया और यूंगी उस बड़े से खाली कमरे में अकेला बैठा रह गया। उसका परफेक्ट प्लान इस तरह से शुरू होते ही टूट जाएगा, उसने सोचा नहीं था। रेस्टोरेंट से बेइज्जत होकर निकलने के बाद जिमिन की जिंदगी उलट-पुलट हो गई थी। वो मिन यूंगी का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। अगले दिन ऑफिस में एक जरूरी फाइल की वजह से हंगामा मच गया। वो एक ऐसी फाइल थी जो जिमिन की जिम्मेदारी थी। मेरी फाइल कहाँ है, आप जिमिन? यूंगी के स्वर में पिछली रात के गुस्से की आग साफ दिख रही थी। सर, नहीं, मुझे मिल नहीं रही। जिमिन की आवाज कांप रही थी। मिल नहीं रही मतलब? एक काम ठीक से नहीं कर सकते? तुम जैसे लापरवाह एम्प्लॉय की मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। Get out of my office. You are fired. जिमिन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सबके सामने यह अपमान सह न सका और रोते हुए ऑफिस से निकल गया। लेकिन सबसे बड़ा तूफान आना अभी बाकी था। सड़क पर आते ही उसकी मॉम का फोन आया। जिमिन, बेटा, जल्दी हॉस्पिटल आ जा। तेरे डैड को हार्ट अटैक आया है। हॉस्पिटल पहुंचकर जिमिन को पता चला कि उसके डैड की हालत नाजुक है। ऑपरेशन के लिए 50 लाख रुपए लगेंगे। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? मिसेस पार्क रोकर टूट चुकी थी। जिमिन के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया, मिन यूंगी। अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट को पैरों तले रौंदकर वो फिर से मिन कॉर्पोरेशन की तरफ भागा। यूंगी के सामने घुटनों के बल बैठकर वो गिड़गिड़ाने लगा। सर, प्लीज मुझे बचाइए। मेरे डैड का ऑपरेशन कराना है। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज। यूंगी शांत खड़ा उसे देखता रहा। मेरा पिछला ऑफर याद है? जिमिन ने आंखें उठाकर देखा। मैं तुम्हारे डैड के इलाज का सारा खर्चा उठाऊंगा। बदले में तुम्हें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी और मेरे बच्चे का लीगल गार्डियन बनना होगा, हमेशा के लिए। जिमिन को लगा वो एक अंधेरे कुएं में गिर रहा है, लेकिन अपने डैड के चेहरे को याद करके उसने टूटी हुई आवाज में कहा, नहीं, मैं तैयार हूँ। अगले कुछ दिनों में जिमिन के डैड का ऑपरेशन सफल रहा और जिमिन ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके यूंगी के लग्जूरियस पेंट हाउस में कदम रखा। उनकी शादी एक लॉयर के ऑफिस में चुपचाप हो गई। यूंगी ने उसे बताया कि अमेरिका में सर्विसी प्रोसेस सफल रहा है। 9 महीने बाद उनका बच्चा इस दुनिया में आएगा। ये सुनकर जिमिन का दिल खाली सा हो गया। वो अकेलेपन से बचने के लिए पेंटिंग करने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात अपने कॉलेज के दोस्त बोगन से हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यूंगी उस पर नजर रख रहा था। उस रात घर लौटने पर यूंगी ने उस पर बहुत गुस्सा किया। तुम्हें याद दिला दूं, जिमिन, तुम अब शादीशुदा हो। मेरी इजाजत के बिना किसी से नहीं मिल सकते, खासकर किसी लड़के से। अपमान से जिमिन का दिल जल गया। उसे समझ आ गया कि इस सोने के पिंजरे से उसकी रिहाई नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजरा। यूंगी का बर्ताव बदलने लगा। वो जिमिन का ख्याल रखने लगा। एक रात जिमिन के पैर सूज गए थे, तो यूंगी ने खुद तेल से उसके पैरों की मालिश की। जिमिन के रोकने पर उसने डांट कर कहा, चुपचाप बैठे रहो। मेरे बच्चे के पेरेंट्स को कोई तकलीफ हो, ये मैं नहीं चाहता। जिमिन को एहसास होने लगा कि इस पत्थर दिल इंसान के अंदर भी एक नरम दिल है। अंततः वो दिन आ ही गया। हॉस्पिटल से फोन आया कि उनका बेटा हुआ है। यूंगी और जिमिन हॉस्पिटल भागे। कांच के उस पार एक नन्हे से बच्चे को देखकर जिमिन का दिल पिघल गया। बच्चे को गोद में लेते ही उसके सारे दुख, सारी पीड़ा धुल गई। घर में बच्चे के आने से सब कुछ बदल गया। उन्होंने उसका नाम मिन
थे। उसने यूंगी के सीने पर सर रख दिया और धीरे से कहा, I love you too, मिन यूंगी। उनका कॉफी और कागज के फूल जैसा रिश्ता आखिरकार सच में खिल उठा। जो कहानी मजबूरी, नफरत और एक कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुई थी, उसका अंत प्यार, विश्वास और उनकी छोटी सी जून को लेकर एक नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत पर हुआ।